नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूल की कीमतों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज में बड़ी कटौती की घोषणा की। इससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी आएगी, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। बता दें, देश में खुदरा महंगाई दर उच्चतम स्तर पर है। इससे सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर आवश्यक वस्तुओं के दाम पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण बढ़ जाते हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में सीएनजी की कीमत 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 75 रुपये 61 पैसे प्रति किलो हो गई है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 78 रुपये 17 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। गुड़गांव में ये 83 रुपये 94 पैसे प्रति किलो पर मिल रही है। नई कीमतें शनिवार से ही लागू हो गई हैं। इससे पहले 15 मई को सीएनजी में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। उस वक्त दिल्ली एनसीआर में ऑटो ड्राइवर्स ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वाहन में ईंधन भराने में चला जाता है और किराया बढ़ाने पर लोग इसका विरोध करते हैं। ऐसे में उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड के नए नियमों को लेकर योगी सरकार को घेरा है। वरुण गांधी ने कहा कि जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। बता दें कि राशन कार्ड का पात्र बनने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक राशन कार्ड का पात्र होने के लिए खुद के नाम ज़मीन ना होना, पक्का मकान ना होना, ट्रैक्टर ट्रॉली ना होना आदि शामिल है। इसके अलावा राशन कार्ड बनवाने वाला शख्स मुर्गी पालन, गौ पालन आदि ना करता हो, शासन की ओर से उसे कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, उसका बिजली का बिल ना आता हो और जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन ना हो। इस तरह के नियम भी सरकार ने बनाए हैं। वरुण गांधी ने पूछा कि चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी खुद ही देने की कोशिश की और कहा कि शायद अगले चुनावों में। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि मैं यूरोप के कुछ नौकरशाहों से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह बदल गई है। वे कुछ नहीं सुनते, वो अहंकारी हो गए हैं। अब वे हमें बस बताते हैं कि उन्हें क्या आदेश दिए जा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके जवाब में राहुल के इस बयान वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इसे अहंकार नहीं बल्कि राष्ट्र हित की रक्षा करना कहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। हाँ, वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। हाँ, वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं, लेकिन इसे अहंकार नहीं कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे राष्ट्र हित की रक्षा करना कहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अचानक से दिल्ली की यात्रा की तो कैबिनेट फेरबदल की चर्चा फिर से तेज हो गई। हालांकि उन्होंने शनिवार को कहा कि उन्होंने स्थानीय निकाय, विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की है। बोम्मई ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। हमने विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की और मैंने सबमिट की गई सूची के बारे में जानकारी दी। तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव शनिवार को दिल्ली में हैं। रविवार को वो चंडीगढ़ में होंगे। राव पिछले कई महीनों से गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने शनिवार को टीआरएस चीफ से दिल्ली में मुलाकात की है। इन दोनों की पिछली मुलाकात 2018 में भी इसी मुद्दे पर हुई थी। चंद्रशेखर राव ने अपने पिछले दौरे में पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उसके बाद वो महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले। ठाकरे तो हैदराबाद भी पहुंचे और उनका वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। के चंद्रशेखर राव अब सपा नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी टटोल रहे हैं। दरअसल टीआरएस चीफ पीएम मोदी से बहुत नाराज हैं और उन्होंने बीजेपी को हराने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने कांग्रेस को लेकर अपने मुखपत्र सामना में काफ़ी कुछ कहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि कांग्रेस पार्टी की अवस्था बादल फटने जैसी हो गई है, पैबंद भी कहां लगाएं। पंजाब में कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ और गुजरात से हार्दिक पटेल ने पार्टी त्याग दी है। शिवसेना ने कहा कि बीते कुछ समय से भगदड़ का मामला कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं रहा है, परंतु सोनिया गांधी से राहुल गांधी तक सभी ने ही कांग्रेस को फिर से खड़ी करने के लिए आवाज़ लगाई। उसी दौरान नए सिरे से रिसाव का शुरू होना चिंताजनक है। शिवसेना ने कहा कि इसे नेतृत्व की ही नाकामी कहना होगा। युवकों को कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आता होगा तो क्या होगा। आज कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। वह उदयपुर के चिंतन शिविर में भी इस पर चर्चा हुई, परंतु नेतृत्व के सवाल को अंधेरे में रखकर ही चिंतन शिविर समाप्त कर दिया गया।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में फव्वारे और शिवलिंग के दावों के बीच ओवैसी ने उन सवालों के जवाब दिए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि फव्वारा इतने पुराने समय में कैसे हो सकता है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने फव्वारे के बिना बिजली के चलने की जानकारी देते हुए अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी को साझा किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है, संघी जीनियस पूछ रहे हैं कि बिना बिजली के फव्वारा कैसे हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि इसे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी कहते हैं। दुनिया में सबसे पुराना फव्वारा संभवतः 2700 साल पुराना है। प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे। ओवैसी ने कहा कि 7वीं शताब्दी से फव्वारे इस्लामिक वास्तुकला की अनिवार्य विशेषता है। शाहजहां के शालीमार गार्डन में 410 फव्वारे हैं। संघियों के लिए विकिपीडिया का लिंक दे रहा हूं क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन भी हुए और इस बीच कोर्ट से उनको इस मामले में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा कि किसी एक व्यक्ति की भावनाओं का आहत होना पूरे समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और आहत भावनाओं के संबंध में इस तरह की किसी भी शिकायत को तथ्यों और परिस्थितियों के पूरे स्पेक्ट्रम पर विचार करते हुए इसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने प्रोफेसर लाल को भी विवाद के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू देने से परहेज करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक विक्षिप्त को बेरहमी से पीटने और बाद में उसका संदिग्ध हालत में शव मिलने को लेकर पुलिस ने बीजेपी के एक पूर्व पार्षद सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें, मनासा पुलिस को 19 मई की शाम 4:30 बजे रामपुरा रोड पर मारुति शोरूम के पास एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला था। बुजुर्ग से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल हुए वीडियो में एक शख्स उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ रसीद करता नजर आ रहा है। बुजुर्ग को पीटता नजर आ रहा शख्स उससे बार बार नाम पूछता है, आधार कार्ड मांगता है, पूछता है क्या तेरा नाम मोहम्मद है। बुजुर्ग हाथ जोड़ता है, कहता है 200 रुपये ले लो लेकिन छोड़ दो, लेकिन पीटने वाला नहीं मानता, उसे थप्पड़ लगाता रहता है। वायरल वीडियो को देखने के बाद रतलाम निवासी राकेश जैन सामने आए। राकेश जैन ने शव की पहचान गुमशुदा अपने बड़े भाई भंवरलाल जैन के रूप में की। राकेश ने मनासा पुलिस को बताया कि भंवरलाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लापता हुए थे। भंवरलाल मूलतः रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम सरसी के निवासी थे। बचपन से ही मानसिक रूप से कमज़ोर थे। मणिपुर के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजू सिंह ने शनिवार को कहा कि ये पूर्वोत्तर राज्य तकनीकी रूप से कोविड-19 से मुक्त हो गया है। राज्य कोविड-19 कॉमन कंट्रोल रूम के अनुसार वायरस से संक्रमित अंतिम 3 व्यक्ति शुक्रवार को ठीक हो गए। मणिपुर में ठीक हुए मामलों की संख्या 1,35,110 है। राज्य में अभी रिकवरी रेट 98.45% है। इसके अलावा राज्य में पिछले 9 दिनों में कोई भी नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को हुए आम चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। मॉरिसन ने कहा कि आज रात मैंने विपक्ष के नेता और आने वाले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से बात की है और मैंने उन्हें उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। मॉरिसन ने कहा कि मैं हमारे देश में हो रही उथल पुथल के बारे में सोचता हूं और मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए इससे उबरना चाहिए और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। बता दें, लेबर पार्टी ने एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में चुनाव जीत लिया है और बीते 1 दशक में पार्टी पहली बार सत्ता में आ रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।